आप अभी म्यूट पर हैं। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सहजीवन को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कहानी सुनाने के लिए। सुधीर जी बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड राजश्री जो मुझे इस ग्रुप से परिचय कराई, इन सबको धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत अच्छे लोगों को सुनने मिला है और आज इतनी अच्छी-अच्छी कहानियों के बाद मेरी कहानी, वो भी मेरी लिखी हुई, तो थोड़ी-सी नर्वस तो ज़रूर हो रही हूँ कि इतनी अच्छी-अच्छी कहानियों के बाद मेरी कहानी कैसे रहेगी। तो ये कहानी, आज की जो कहानी है, मैंने कोविड के लॉकडाउन के दौरान लिखी थी। तो कोई, जैसे हम सबको भी पता है कि हम लॉकडाउन के दौरान हम सब ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, है ना? बहुत कुछ सीखा, समझा और उन सब सीख समझ की का थोड़ा-सा अंश है आज की मेरी कहानी जी भर जियो। हमारी कहानी की मुख्य पात्र है सुनंदा जोशी। सुनंदा जोशी एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला है और अपने परिवार, पति और बच्चों के साथ मुंबई में रहती है। और एक भारतीय स्त्री की तरह उसका भी ये सोचना है कि पति और बच्चों की सेवा करना, उनका पूरा ध्यान रखना, घर को पूरी निपुणता से चलाना और हाँ, त्योहार, पूजा पाठ सब पूरे नियम कानून से करना उसका कर्तव्य है। और ये कर्तव्य सुनंदा पूरी श्रद्धा से करती, भले ही उसे कितना ही कष्ट हो रहा होगा, लेकिन वो सब कुछ बिना कुछ छोड़े बहुत ध्यान से करती। तो कहानी शुरू करें? वैसे हाँ, सुनंदा के बारे में और भी कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी सुनंदा जो है ना, वो बॉलीवुड को घोल कर पीने वाली है और बड़ी खुशमिजाज है और बहुत सारे शौक भी है उसके। विमान उड़ान भरने को तैयार था, कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत हो चुका था। सुनंदा कुर्सी की पेटी बांधकर पीछे मुड़कर बड़े ही भारी मन से अपने लोगों की तरफ देखने लगी। सुनंदा के पति सुशील कुर्सी पर निशब्द बैठे हुए थे। कुछ रिश्तेदार उनके पास आसपास बैठे थे, वो भी चुपचाप बैठे हुए थे। बगल वाले कमरे पर औरतें फुसफुसा की बातें कर रही थी। कितनी अच्छी थी सुनंदा, कितना घर का ध्यान रखती थी, कितना शौक था उसको। अरे बच्चे और पति का तो उसका इतना ध्यान जाता था, पता नहीं कैसे चली गई, नहीं जाना था उसको ऐसा। और पड़ोस में रहने वाली शीला ताई ने कहा, अरे बड़ी ही शौकीन थी, कितने सुंदर सुंदर चीजों से घर सजाती और पता है इसी अलमारी में एक से एक साड़ियां भर के रखती, नई नई साड़ियां रखती, कितनी शौकीन थी। ऐसा नहीं करना था उसको, नहीं जाना था ऐसा। सुनंदा का मन बहुत भारी हो गया, उसे रह रहकर घर की बहुत याद आ रही थी। अरे मैंने तो अलमारी की ताला ही लगाना भूल गई, जाने कितने ही लोग घूम रहे होंगे। देवा, झुमके तो दराज में ही रख के भूल गई। ये ना सुशील को तो कुछ समझता भी नहीं है। पता नहीं शाम हो गई है, सुशील को किसी ने चाय दिया कि नहीं। मेरे को भी ना सूखा नाश्ता थोड़ा ज्यादा बना के रखना था। देवा देवा कहती हुई सुनो, अपने आप से ही बात करती हुई सुनंदा के आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। विमान ने उड़ान भरा और अपने ही ख्यालों में खोई हुई सुनंदा की को पता नहीं कब नींद लग गई और जब नींद खुली तो विमान लैंड हो चुका था। सुनंदा झटपट कुर्सी की पेटी खोली और बाहर निकली। जब बाहर गई तो उसने देखा चारों ओर बादल ही बादल। जैसे वो बाहर पहुंची तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो बादलों पे तैर रही है। तभी एक सुनहरे वस्त्रों वाली महिला सुनंदा के पास आकर बोली, वैकुंठ में आपका स्वागत है।
सुनंदा अगल-बगल देखने लगी। जाने कितने ही विमान खड़े थे वहां और कितने लोग उतरे जा रहे थे। कुछ तो सुनंदा के परिचित भी थे। सुनंदा इधर-उधर देख रही थी, तभी सबको एक कतार में खड़े होने की हिदायत दी गई। शायद सबको कमरा मिलने वाला था। हाँ, कमरा मिलने के पहले सबका इंटरव्यू होने वाला था। सुनंदा भी अपनी बारी का इंतजार करने लगी। जब सुनंदा की बारी आई, तो उसे एक कमरे में भेजा गया। हाँ, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, साक्षात दर्शन हो गए। तो बप्पा, कैसे हो बप्पा? पहचाना क्या? मैं सुनंदा जोशी, मुंबई में रहती हूँ। बप्पा, मेरे घर के हर कमरे में मैंने आपका फोटो लगा के रखा है। देखा देखा? हाँ हाँ सुनंदा, मैं तुम देखा था, हर कमरे में मेरा फोटो है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, वो तुमने बाथरूम में मेरा फोटो क्यों नहीं लगाया? सुना है वो तुम्हारे घर का सबसे महंगा कमरा है। वो क्या है बप्पा, मैंने नौरा को बोल दिया, देखो पैसा खर्च हुआ तो हुआ, मुझे जक्कुजी चाहिए ही चाहिए। पता है बप्पा, चारों ओर से फव्वारा मारता, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सुनंदा, तब तो तुम रोज नहाती होगी जक्कुजी में। नहीं पापा, वो क्या है ना, अभी रोज नवरा को ऑफिस जाना पड़ता है, ये बच्चे लोग कॉलेज जाते हैं, तो मैं सोची जब नवरा रिटायर हो जाएगा, बच्चे लोग नौकरी करने जाएंगे, तब नहाऊंगी। वो क्या है ना, अचानक अभी यहाँ आ गई ना। अच्छा, और सुनंदा, वो कार में भी तुमने मेरा फोटो रखा है, कहाँ कहाँ जाते हो? क्या पप्पा, सब सब्जी भाजी सब कुछ तो आसपास से मिल जाता, सब पैदल चले जाते, कार तो बस ऐसी अच्छे से रखा। अच्छा, वो तुम्हारा लोनावला खंडाला नहीं जाते हो क्या कभी? क्या पप्पा, लोनावला बोनावला, असल में ना पप्पा, मैंने सोचा था एक बार कभी तो स्विट्जरलैंड जाएंगे। पता है वो लाल पीले नीले फूल रहते हैं, वहां जाकर नवरा के साथ ना देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिल। वो बप्पा, बप्पा कहाँ गए? अग्गू भाई, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, कैसे हो माता? माता याद है, मैं सुनंदा जोशी, मुंबई में रहती हूँ। दिवाली के दिन आपके पाँव के निशान पूरा घर में घुमा के तिजोरी तक पहुंचा के वहां आपको बिठाकर गाती, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। पहचाना ना? अरे सुनंदा, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मुझे तिजोरी में कैद करके जो रखी हो। क्या लक्ष्मी माता ऐसा बोलती हो? अच्छा लक्ष्मी माता, एक बात बताओ, हर दिवाली पे मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी साड़ियां गहने चढ़ाती थी, कभी देखा क्या? सुनंदा, देखा है मैंने, पर एक बात बताओ, क्या तुमने कभी वो साड़ियां पहनी थी? वो क्या है लक्ष्मी माता, मैंने सोचा कोई बहुत अच्छा दिन आएगा, उस दिन पहनूंगी, अभी संभाल के रखी थी अलमारी में, लेकिन पता नहीं था ना अभी अचानक यहाँ आ जाऊंगी। अच्छा, और फिर वो गहने? गहने तो लक्ष्मी माता मैंने संभाल के लॉकर में, देवा, लॉकर की चाबी तो मैं संभाल के रखी, सुशील को तो पता भी नहीं, अभी वो क्या करेगा, कैसे नहीं? आय देवा देवा, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता कहाँ गई? गोपाला, मुरली वाला, कैसा है रे तू? अरे गोपाला, मेरे घर के फोटो में तो तू नीला दिखता है, लेकिन काला है, काला है, लेकिन बड़ा अच्छा दिखता है, पता है गोपाला? अच्छा, तुमने मुझे पहचाना क्या? मैं सुनंदा जोशी, मुंबई में रहती हूँ। अच्छा हाँ गोपाला, शादी के पहले ना मैं तुम्हारा फोटो देखती रहती, कृष्णा कृष्णा। हाँ हाँ सुनंदा, मैंने तुझे पहचान लिया, लेकिन एक बात बताओ, तुम शादी के बाद मुझे देखना क्यों छोड़ दी?
क्या है गोपाला, कुछ भी बोलते हैं। अभी क्या है गोपाला, तुम कर रहे हो तो इसको रासलीला बोलते हैं, हम करें तो कैरेक्टर ढीला बोलते हैं। ठीक है गोपाला, वो सब तुम नहीं समझोगे। गोपाला जरा जरा देख के बताना वो क्या है, घर में कितने लोग होंगे, वो मेरा अलमारी का चाबी नहीं लगा, एक बार देख के बताना क्या हो रहा है घर पे। सुनंदा, चिंता मत करो, तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हारी सारी साड़ियां लेकर जा चुके हैं। लेके गए? अरे वो लाल वाली साड़ी में तो मैं पैसे भी छुपा के रखी थी, सब लेके गए। देवा देवा। और सुनंदा, वो तुम्हारे पड़ोस की शैला ताई है ना, वो तुम्हारा कोई चाय का केटल लेके जा रही थी, उसकी ना नजर शुरू से उस पे थी। पता है गोपाला, 20 साल पहले नवरा विदेश से लाया था वो केटल, और ये शिलाताई लेके गई। शिलाताई शिलाताई। तो सुनंदा, तब तो तुम रोज इस विदेशी केटल में चाय पीती रही होगी ना? क्या गोपाला, जब नौरा लेके आया था तब ये मुर्गा लोग ना छोटा था, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भागता। तो अभी मेरे को लगा इतना महंगा केटल टूट जाएगा, उसको संभाल के ऊपर रखी। अच्छा गोपाला, एक बार देख के बताना वो नौरा और बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कुछ खाए कि नहीं देखो। सुनंदा, चिंता मत करो, खाना स्विगी से आ रहा है। अया देवा, अभी स्विगी फिगी का खाना खाएंगे तो बहुत बीमार पड़ जाएंगे। देवा देवा, ये क्या हो गया। अच्छा सुनंदा, ये लोग खाना खुद नहीं बना सकते क्या? वो क्या है गोपाला, मैंने कभी भी नवरा और बच्चों को कोई काम करने नहीं दिया, सारा काम मैं खुद करती, हाथ में पानी भी पकड़ाती, बच्चों और नवरा को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती, उन लोग को कुछ भी करना नहीं आता। हाय देवा, अभी स्विगी से खा रहा है। हाँ, थोड़े परेशान जरूर हैं तुम्हारे घर वाले, लेकिन खाना स्विगी से आ रहा है। देवा देवा। तभी दो दूत सुनंदा को उसके कमरे में ले जाने आए, और जब सुनंदा अपने कमरे की तरफ पहुंची तो देखा, अरे ये कहाँ ले आए, ये मेरा कमरा नहीं है, ये पापी लोग का कमरा है, मेरा कमरा उधर उधर। सुनंदा दूत के साथ बहस करने लगी। दूत ने कहा, देवी जी, हमें आपको यही छोड़ने का आदेश है। अरे तुम कुछ नहीं समझता, चलो चलो मैं देव से पूछ लेती हूँ, चलो चलो, कान्हा बताएंगे। और फिर जब कमरे में पहुंचे तो देखो तीनों देव लोग बैठे, देखो अभी सुनो। बप्पा, ये मुझे पापी लोग के कमरे में ले जा रहा है, इसको समझाओ। सुनंदा, वो तुम्हें सही कमरे में ले जा रहे। कितना मोदक खिलाया रे तेरे को, अभी तुम मुझे पापी बोलते। सुनंदा, तुमने मुझे मोदक खिलाया, मानता हूं, तुमने अपने पति और बच्चों को भी हर वक्त खाना बना के खिलाया, कभी उन्हें कोई काम बांटने को नहीं कहा, कभी उनसे कोई काम नहीं करवाया। उसका नतीजा है कि आज वो कितने परेशानी में है। तो सुनंदा, उस परेशानी में तुमने उन्हें डाला ना, तो फिर किसी को परेशानी में डालना पाप नहीं है क्या सुनंदा? अरे लक्ष्मी माता, इसे समझाओ, इसका क्या, इसको समझता है क्या कुछ? अभी बताओ लक्ष्मी माता, हम औरतों का क्या, अपना परिवार खुश तो हम खुश, अभी मैं अपने परिवार के लिए नहीं करूंगी तो कौन करेगा, समझाओ इसको लक्ष्मी माता। वो तो ठीक है सुनंदा, लेकिन क्या तुमने वो जो साड़ियां और गहने किसी अच्छे दिन के लिए क्यों संभाल के रखी थी? अरे लक्ष्मी माता, क्या कह रही हो? हाँ, उसे अच्छे दिन के लिए क्यों संभाल के रखी, आज के दिन को अच्छा समझ के क्यों नहीं पहना? अरे लक्ष्मी माता, तुम्हारा क्या, तुम तो कमल में ऐसे बैठी रहती हो, तुमको तो कोई काम ही नहीं है, सज धज के बैठे रहो दिन भर। मेरे को खाना बनाना, घर का काम संभालना, सब्जी भाजी लाना कितना ही काम रहता है, अभी मैं तुम्हारी तरह सज के ऐसे बैठूंगी तो कौन देखेगा ये सब कुछ? गोपाला, इनको समझाओ, ये दोनों क्या बोल रहे हैं, मुझे पापी बोल रहे हैं। सुनंदा, वो दोनों गलत नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 56 भोग बना के खिलाया रे तेरे को, और तू मुझे पापी बोलता है।
पता है, उपवास रहकर जब मैं 56 भोग बनाती थी, तो मुझे चक्कर आते थे और तू मुझे पापी बोल रहा है। सुनंदा, तुमने मेरे लिए 56 भोग बनाए ही क्यों? मैं तो मुट्ठी भर चिवड़े से ही खुश रहता हूँ। और फिर एक और बात है, मैं तो तुम्हारे अंदर रहता हूँ, तुम्हारी आत्मा में। और तुम जब इतना कष्ट कर कर ये सारे काम करती हो, तो कष्ट मुझे भी होता है। तो सुनंदा, अपने आप को कष्ट देना क्या पाप नहीं है? हाँ, ऐसा क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे वो पापी लोग के कमरे में मत डालो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। देवा, देवा, देवा। सुनंदा, सुनंदा, क्या हुआ? उठो, सपना देख रही हो क्या? क्या हुआ? कहते हुए सुनंदा के पति सुशील ने उसे जगाया। सुनंदा ने जब सुशील को देखा, तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सुशील ने पूछा, क्या हुआ सुनंदा? क्या, किससे बातें कर रही थी? और ये देवा कौन है? सुशील, मैं चाय लेके आती हूँ और फिर बताती हूँ क्या हुआ। कहती हुई सुनंदा किचन में चली गई चाय लाने। और जब वापस चाय का ट्रे लेकर आई, तो सुशील ने ट्रे की तरफ देख के बोला, अरे वाह, फाइनली तुमने ये चाय का केटल निकाल ही लिया सुनंदा। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? तब सुनंदा ने कहा, सुशील, आज का दिन होना ही स्पेशल है। आज के दिन हम दोनों का यहाँ बैठकर चाय पीना ही स्पेशल है। अच्छा ठीक है सुशील, वो तुम सब नहीं समझोगे। सुनो सुनो सुनो, आज का नाश्ता तुम बनाओगे, मत कहना कि नहीं आता। टोस्टर में ब्रेड डालो, हो जाएगा, बटर लगाओ और कुछ फल काट देना। मैं ना नहाने जाऊंगी। अच्छा, मुझे वो जक्कुजी मेरा मतलब जक्कुजी कैसे ऑन करते हैं बताना। और सुनो, तुम जब ऑफिस जाते रहोगे तो मुझे बैंक में ड्रॉप कर देना, मुझे वो लॉकर। अच्छा सुशील, तुमको पता है लॉकर की चाबी कहाँ रखती हूँ? आज जरा देख भी लेना कि मैं कहाँ लॉकर की चाबी रखती हूँ। और एक बात, आज फ्राइडे है, आज शाम को जल्दी आओगे और हम सब आज लोनावला जा रहे हैं। वहां बैठकर हम अपने स्विट्जरलैंड का ट्रिप प्लान करेंगे। और थाम 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 सुनंदा, कितना बोले जा रही हो, कितना बोले जा रही हो। और फिर सब कुछ आज ही थोड़ा ही करना है, कल के लिए भी थोड़ा बचा ले। सुशील, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत ही पावरफुल तरीके से ये कहानी आपने प्रस्तुति की, बहुत ही ऊर्जा के साथ। तो अभी हम लोग कमेंट ले लेते हैं सहजीवन की तरफ से। जी सुधीर जी। अर्चना जी, हाँ जी। नमस्कार साथियों। 3 साथियों ने आज कहानी सुनाई है। पहले मैं प्रमोद जी की कहानी के बारे में कहूंगी। बहुत लंबी और बहुत अच्छी कहानी इन्होंने सुनाई। शब्दों का चयन, उतार चढ़ाव और अभिव्यक्ति बहुत अच्छी थी और अंत तक जाते जाते कहानी जो है नर्वस कर देने वाली थी। और मेरा तो ये मानना है कि कमजोर दिल और दिमाग वाले व्यक्ति इस तरह की कहानी सुन के जरूर परेशान होते होंगे। दिलीप जी का, तहे दिल प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए। अनिल जी की बात करूं तो साथी ने अपनी लिखी हुई इतनी अच्छी कहानी जो सुनाई, ऐसे लग रहा है कि हमारे बीच की ही कहानी है। क्योंकि हमने छोटे बच्चों को, जानवरों से जिनका लगाव है, उनको देखा है। जब बच्चे दे देते हैं कुतिया तो कैसे वो खाना इकट्ठा करके लेके आते हैं, कैसे वो ढकते हैं। तो वो सच्चा और एक अपनी आंखों से देखा हुआ जो चित्रण अनिल जी ने किया है, वो काफी काबिले तारीफ है। दिलीप जी का जानवर के प्रति प्रेम, आत्मीयता, लगाव तो दिखाई दे रहा है,
साथ में वो हार भी नहीं मान रहे हैं। वो निराशावादी नहीं है, वो आशावादी हैं और वो प्रयास कर रहे हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं। और बीच में जब उनको ये लगता है तो वो दूसरे जानवरों के प्रति जो है अपना प्रेम वैसे ही रखते हैं और वो गाय की सेवा करने लग जाते हैं। तो वो जो है उनका एक लगाव जो बहुत बनता है। और ये एक साथी ने सवाल रखा था कि वो क्यों बीच में 2 बार उसने अपने बच्चे खाए, हालाँकि तीसरी बार जंगल में दिए हैं बच्चे और गाँव वाले लेके आए हैं। पर मेरे दिमाग में भी एक ये सवाल था कि वो 2 बार क्यों किया ऐसे? अमूमन ऐसे नहीं होता है। तो ये भी एक बार बताने की थोड़ी ज़रूरत में मुझे महसूस हो रही है। क्या कारण था? उसको कुतिया को ऐसे लग रहा था कि कभी ये मेरे बच्चों को ले ना जाए यहाँ से, जो आस-पास लोग खड़े हैं। किस कारण से उन्होंने 6 बच्चों को जो है मार दिया। बहुत ही मार्मिक और जो है दिल को छूने वाली कहानी है। धन्यवाद अनिल जी आपका। मीनाक्षी जी की कहानी तो अपने आप में भी बहुत बेहतर तरीके से की है और इतने ज्यादा उतार चढ़ाव और इतने भाव भंगिमा से उन्होंने कहानी सुनाई है कि मजा भी आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि क्या उनके साथ कुछ हो गया या पता नहीं उस घटना का वर्णन करिए या कुछ उनके साथ घट गया है। इतना मजा आया और ये पता ही है कि महिलाएं संघर्षशील हैं और उसके दिमाग में महिलाओं के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। और लॉकडाउन ने लोगों को बहुत स्मूथ भी किया है, बहुत इकट्ठे भी रहे हैं और जो पुरुष काम नहीं करते उनको काम की जिम्मेदारी भी दी है। और ये इसकी कहानी सुन के मतलब ये लगता ही है कि हमारे ऊपर महिलाओं के ऊपर बहुत अलग तरह की जिम्मेदारी होती है। सोपन में भी उनको ये लगा कि देखो ऐसे ऐसे हमारे काम हैं और उन कामों के साथ जो है हम बंधे हुए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये जिम्मेदार है। और किस तरह से सबसे पहले गणेश ही क्यों आए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जब हम पूजा या अपने जो काम करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश को ही लेके आते हैं। तो इस कहानी में भी शुरुआत में वो उन गणेश के सोपन में दर्शन होते हैं। तो मीनाक्षी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत भी है, आभार भी है कि एक अलग तरह की कहानी जो है उन्होंने अपनी लिखी हुई सुनाई। धन्यवाद सर। थैंक यू मधु जी। आरिफ जी। जी सर, मीनाक्षी जी, वैसे तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो मीनाक्षी कब सुनिंदा बन गई वो कहानी सुनते सुनते पता ही नहीं चला। और जब बाद में वो मीनाक्षी आपका नाम लिया गया, जब पता चला कि आपका नाम मीनाक्षी है, तो ये मतलब ऐसा था कि बिल्कुल आपने सबको मीनाक्षी से सुनिंदा में कन्वर्ट करके दिखा दिया। सो दैट्स ए वेरी नाइस परफॉर्मेंस, सुनिंदा मैम और मीनाक्षी जी। थैंक यू सो Thank मच। जी अर्चना जी आप। सभी साथियों को नमस्कार। इस मंच की खूबी ये है कि बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही मंझे हुए साहित्यकारों, क्योंकि 2 रचनाएं स्वयं की लिखी हुई रचनाएं पढ़ी हैं लोगों ने, तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मंच के स्तर का पता चल रहा है कि बहुत ही एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। मीनाक्षी जी की जो कथन शैली है कथा सुनाने की, वो बहुत ही अभिनय से जुड़ी थी। तो वो बड़ा सहज तरह का किरदार वो निभा रही थी, तो लग रहा था कि उनकी कहानी वो जीवंत रूप से जी रही थी उस वक्त में। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है, जबकि कोई लेखक अपनी कहानी को बता रहा हो तो खुद रस में डूबा हुआ होता है और श्रोता तो फिर उसमें आनंद के गोते लगाते ही रहते हैं। जो कहानी मुझे ज़्यादा दिल से छुई है, क्योंकि मेरा पशु और प्रकृति के प्रति अधिक प्रेम है और शायद अनिल जी से भी है, इसीलिए मैं इसको बायस ना समझिएगा, लेकिन ये कुछ दिल को छूने वाले अपने अनुभव भी उसमें जोड़ रहा था कि अभी तत्काल में ही हमारे घर में भी मेरी से जो छोटी बहन है, उसको भी इन पशु इनको पालने का बहुत शौक है और बिल्कुल वही घटना घटी जो नूरी और एक और के साथ में हो रही थी। तो उसकी भी एक छोटी कार के नीचे आकर डेथ हो गई और बहुत ही खूबसूरत सा वो देशी नस्ल की बिच थी। और जब उसकी डेथ हुई तो 4 दिन तक हमारे घर में तो मातम बनता रहा और उसके
अपरोक्ष रूप से हम लोग भी उसमें शामिल रहे, क्योंकि वो मेरी बहन की बहुत प्रिय थी, वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। अनिल जी की ख़ासियत कहानी की ये है कि जब वो कहानी सुनाते हैं तो उसका एक-एक कैरेक्टर जीवंत हो जाता है और वो खुद उस कैरेक्टर में थे, इसीलिए भी वो बहुत प्रभावशाली प्रस्तुति बन पाती है। प्रकृति के जो छोटे-छोटे से एग्ज़ाम्पल्स वो लेकर आते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों से जोड़ते हैं, वो हमें भी प्रकृति के साथ जोड़ने और हम प्रकृति से विलग नहीं है, हम भी पार्ट ऑफ द क्रिएशन है। ये कभी हम भूल जाते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है, इसलिए हम कोई सुप्रीम क्रीचर्स हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हम भी पार्ट ऑफ द नेचर है और प्रकृति है, इसीलिए उन सब चीज़ों के से और उन सब दर्दों से, उन सब खुशियों से और सारी प्रोसेस से हम भी गुज़र रहे होते हैं। तो वो चीज़ दिल को बहुत उम, छू जाती है और उसमें जुड़ने का एक बहुत ही नेचुरल सा रीज़न बनता चला जाता है। ये जो प्राणी हमारे बीच में रहते हैं, हम सबके साथ जुड़े रहते हैं और अपनी भावनाओं को या तो किसी विशेष किस्म की आवाज़ से या किसी जैसे उन्होंने कहा था कि वो दर्द से कराहती रही और सुबह फिर वो शांत हो गई या 2 बार ऐसी प्रक्रिया हुई। तो जब ये एहसास हमें होता है अपने नज़दीक के लोगों के साथ भी होता है, ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है। कोविड में ये साक्षात पहली बार मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गुज़रना पड़ा जो मेरी अपनी माँ है, मेरी माँ थी। मैंने बहुत सारे लोगों की डेथ देखी, इवन मेरे पापा की डेथ जब हो गई थी तब मैं पहुँची थी। लेकिन माँ का अपने हाथ के सामने ही से चले जाना और उन छोटे मासूम जीव-जंतुओं का भी हमारे सामने से जब वो निकलते हैं, वैसा ही दर्द और वैसा ही दुखद एहसास दिल को होता रहता है और कई-कई दिनों तक और कई-कई पलों तक यकायक याद आ जाने के बाद असहज कर जाता है। तो इतनी मार्मिक स्तर की कहानियाँ इस मंच से पढ़ी जा रही हैं, उसके लिए सुधीर जी को, सहजीवन को साधुवाद, अनिल जी को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ा है और भविष्य में मैं भी मेरी स्वरचित कहानी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं किसी और की कहानी को पढ़कर ज़रूर यहाँ पर सुनाना चाहूँगी। पुनः आप लोगों को एक बार धन्यवाद। जो श्रोता हैं, उनकी जो विश्लेषण टिप्पणियाँ यहाँ आ रही हैं, वो भी बहुत स्तर की हैं, बहुत रोचक कार्यक्रम ये बनता जा रहा है। आप लोगों को सभी को बहुत धन्यवाद और भविष्य में भी हम इस कार्यक्रम को इसी तरह से जारी रख पाएँ और बहुत अच्छे स्तर पर ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको हम छू पाएँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। विंध्येश्वरी जी, आपका कमेंट, उसके बाद हम लोग कमेंट नहीं लेंगे, समय ज़्यादा हो गया है तो। जी। जी सर, बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी की कहानी को सुनकर। विशेष रूप से प्रस्तुतिकरण बहुत गजब का रहा। निश्चित रूप से कहानियाँ हमारे दिल को एकदम छू लेती हैं। लगता है जैसे हमारे आँखों के सामने घटना घटित हो रही हो। लॉकडाउन पर मैंने भी प्रयास किया है, कहानी लिखी है। हालाँकि वो उतना बढ़िया नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी मौका मिला तो उसको सुनाने का या उस तरह की अन्य कहानियाँ सुनाने का मिलेगा अवसर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण एवं मंच प्रदान करने के लिए। धन्यवाद। जी, धन्यवाद विंध्येश्वरी जी। इसके अलावा चैट बॉक्स में कई सारे लोगों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। सत्य प्रकाश पांडे जी हैं, रामेश्वर जी हैं, कुसुम जी, दिलबाग जी ने लिखा है, हिताक्षी जी ने लिखा है, अनुजा जी हैं, आरती जी हैं, कुंजन जी, मिथुन जी ने सभी ने अपने-अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। एक लास्ट वाला मैं पढ़ देता हूँ, उज्ज्वला जी का है। धन्यवाद मीनाक्षी ताई, सुनंदा जोशी के चलचित्र सुनाए आपने, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अगर किसी और का कमेंट नहीं हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मीनाक्षी जी के द्वारा तीनों ही कहानियाँ अपने आप में अलग थीं, लेकिन बहुत सारी संवेदनाओं और भावनाओं को लिए हुए थी। प्रमोद जी की कहानी सामाजिक रूढ़िवादिता को चैलेंज करने के लिए प्रेरित करती है और अनिल जी ने जो कहानी सुनाई उसमें
जूली के जीवन और एक इंसान का जानवर के प्रति प्रेम, इन बातों को उसमें हमने जाना। और मीनाक्षी जी ने बहुत जीवंत तरीके से एक स्त्री के जीवन की कहानी पर स्त्री के जीवन पर अपनी बात रखी, जिसमें हम देख रहे थे कि कैसे एक स्त्री अपने रोजमर्रा के सपनों को पीछे छोड़ते हुए दूसरों के लिए ज्यादा प्रयास करती हैं। तो इस तरह से हमने ये 3 कहानियां देखी। आगे सुधीर जी, अगर आप कोई बात रखना चाहें।